ठीक है, तो आज की क्लास में अभी की क्लास में हम लोग सिर्फ एम्पलीफायर्स देखेंगे और हम देखेंगे कि कैसे एनपीएन ट्रांजिस्टर को यूज करके हम एम्पलीफायर डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एम्पलीफायर क्या होता है? कोई भी किसी भी नॉर्मल एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है? तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में एम्पलीफायर कई बार यूज करते हैं। एम्पलीफायर्स का की वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। और नॉर्मल एप्लीकेशन तो तुम अपने क्लासरूम में रोज ही देखते हो कि ये माइक्रोफोन होता है, ठीक है। और इस माइक्रोफोन में हम साउंड सिग्नल सेंड करते हैं, तो माइक्रोफोन के अंदर एक छोटी सी सर्किटरी होती है जो कि सेंसर्स सेंसर्स उस सर्किट में कनेक्टेड होते हैं। वो सेंसर्स क्या करते हैं, साउंड सिग्नल को करंट सिग्नल में या वोल्टेज सिग्नल में यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो साउंड वेव्स मैकेनिकल सिग्नल है। मैकेनिकल सिग्नल को हम, सिग्नल का मतलब कोई भी क्वांटिटी जो टाइम के साथ वैरी कर रही है, तो मैकेनिकल सिग्नल को माइक्रोफोन के अंदर लगा हुआ सेंसर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑब्वियसली वोल्टेज या करंट के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो उसको अगर हम प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो वो कुछ बिल्कुल इरेगुलर शेप की इस तरह से, ठीक है। जैसे मैं अभी कुछ भी साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो अगर हम उस साउंड वेव को प्लॉट करेंगे वर्सेस टाइम, तो उसकी शेप कुछ इस टाइप की इरेगुलर सी होगी। मान लो ये प्रेशर वेव की फॉर्म में। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो बिल्कुल सिमिलर शेप ये करंट या वोल्टेज के फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब एम्पलीफायर का काम ये होता है कि जो भी सिग्नल है उसका, ठीक, उसको बिना चेंज किए हुए, उसकी शेप को बिना चेंज किए हुए, ठीक, उसका एम्पलीट्यूड या उसका मैग्नीट्यूड जो है किसी किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। मान लो हर पॉइंट पर जो करंट की वैल्यू वो डबल हो रही है, ठीक है। तो हम बोलेंगे ये करंट को हमने एम्पलीफाई कर दिया है। कितने फैक्टर से? ठीक है, डबल कर दिया है, 2 के फैक्टर से एम्पलीफाई किया है, ठीक है। अगर शेप चेंज हो जाती है तो वो एम्पलीफायर नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन ही लूज हो जाएगी। तो जो भी हम साउंड सिग्नल प्रोड्यूस कर रहे थे, वो फाइनली वो वैसी साउंड सुनाई ही नहीं देगी अगर शेप चेंज हो रही है तो, ठीक है। तो शेप बिल्कुल वैसी रहती है, बस उसकी सारी वैल्यूज सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर से इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो एम्पलीफायर का काम क्या है? एम्पलीफायर का काम तो ये है कि वो किसी भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देता है, ठीक है। तो ये एम्पलीफायर भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कई जगह यूज होते हैं, तो इनका भी हम सर्किट सिंबल बनाते हैं, ठीक है। और इंटरेस्टिंगली एम्पलीफायर का जो सिंबल होता है वो बिल्कुल इस तरह से ट्राइंगल के टाइप का होता है, ठीक है। अब तुम्हें लग रहा होगा डायोड का सिंबल कुछ ऐसा होता है, ठीक है। जीनर डायोड का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। ये दोनों तुम्हें पढ़ना था। और इसके बाद हम लोगों ने लॉजिक गेट्स पढ़ा था। तो लॉजिक गेट्स में नॉट गेट का सिंबल ऐसा होता है, और गेट एंड गेट तो डिफरेंट होता है। ये तीनों एक ही टाइप के लगते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये डायोड तो एक छोटा सा एलिमेंट है, जैसे कि रेजिस्टर है, जैसे कि ट्रांजिस्टर है, ठीक है। अच्छा, ट्रांजिस्टर का भी सिंबल तुम लोगों ने सीखा, ये ट्रांजिस्टर है। लेकिन ये जो लॉजिक गेट्स है, ठीक है, ये पूरी अपने आप में एक सर्किट है। उसी तरह एम्पलीफायर भी जो है वो कंप्लीट सर्किट है। तो एम्पलीफायर का जो सर्किट सिंबल होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। और इसके इसके अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं एम्पलीफायर गेन, ठीक है। और ये जो एम्पलीफायर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये है वोल्टेज एम्पलीफायर, ठीक है। वोल्टेज एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है कि हम इनपुट टर्मिनल पर कुछ वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ठीक है। आउटपुट टर्मिनल पर वोल्टेज जो है वो किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर के आएगा। तो जो आउटपुट है ए टाइम्स वी आई के इक्वल होगा। ए जो है ये कहलाता है, ठीक है। इसको हम बोलें कि ये वोल्टेज एम्पलीफायर है, ये कहलाएगा वोल्टेज गेन,
तो ये कहलाता है गेन ऑफ एम्पलीफायर, ठीक है। और ये वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर है जिससे ये एम्पलीफायर इनपुट सिग्नल को मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। मान लो ए की वैल्यू 10 है, तो तुम इनपुट सिग्नल पे कोई मान लो साइन वेव सेंड करते हो, तो आउटपुट सिग्नल पे क्या आएगा पता है? अगर ये साइन वेव को ऐसे इनपुट सिग्नल में सेंड करते हो तो बिल्कुल ऐसा ही साइन वेव होगा, लेकिन वो 10 टाइम्स एम्पलीफाई हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मेरा एम्पलीफायर से रिलेटेड, ठीक है, दूसरा पॉइंट है, ठीक है। तो एम्पलीफायर को देख करके अगर इस तरह का एम्पलीफायर कहीं लगा हुआ है तो एम्पलीफायर में गेन ऐसे बताया जाता है, तो एम्पलीफायर का जो गेन है ना, इसको देख करके तुम आउटपुट पर क्या वोल्टेज सिग्नल आएगा वो बता सकते हो, ठीक है। इसी तरह से करंट एम्पलीफायर भी होता है, लेकिन वो हमें उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। वोल्टेज एम्पलीफायर पहले हमें वोल्टेज एम्पलीफायर ही डिजाइन करना है, तो अभी हम वोल्टेज एम्पलीफायर पर ही रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं। एम्पलीफायर से रिलेटेड दूसरी चीज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, एम्पलीफायर अगर पता है, एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन पता है, तो आउटपुट पर क्या वोल्टेज आएगा इनपुट को देख करके हम बता सकते हैं, ठीक है। हाँ, दूसरा पॉइंट मुझे बताना है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है कि मान लो ये हमारा कुछ इनपुट सिग्नल है, ठीक है। मैं समझाने के लिए अपनी मर्जी से कोई इनपुट सिग्नल इस तरह से ड्रॉ करो, मान लो ये हमारा इनपुट सिग्नल है, ठीक है, और इसको हमें एम्पलीफायर से पास कराना है, ठीक है। करंट है, इसको करंट नहीं, वोल्टेज एम्पलीफायर है ना, तो हमें क्या करना है कि इसको एम्पलीफाई करना है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि एम्पलीफायर करने में क्या करना है कि शेप सेम रहनी चाहिए, बस हर एक वैल्यू कि किसी पर्टिकुलर फैक्टर से एम्पलीफाई हो जानी चाहिए, ठीक है। ये कुछ इस तरह से ऐसे, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। तो मान लो वोल्टेज गेन 2 के इक्वल है, इसी को हम लोग एम्पलीफिकेशन फैक्टर भी बोलते हैं। तो जो वोल्टेज की वैल्यू वो डबल हो जाएगी, ठीक, ऐसी शेप आएगी, ठीक। हम बोलेंगे जो हमारा आउटपुट है वो एम्पलीफाई हो गया है, ठीक है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि अगर मान लो आउटपुट पे ऐसा सिग्नल नहीं आ रहा है, ठीक है, कुछ अलग टाइप का सिग्नल आ रहा है, वो सिग्नल कैसा आ रहा है मैं बता रहा हूँ। मान लो इनपुट पे तो यही सिग्नल है, ठीक, इनपुट पे तो यही सिग्नल है, आउटपुट पे जो सिग्नल आ रहा है, ठीक, अगर हम ऐसा सर्किट बना रहे हैं जिसकी वजह से आउटपुट पे जो सिग्नल आ रहा है वो कुछ मतलब शेप शेप चेंज नहीं हुई, शेप बिल्कुल सेम है, लेकिन वो मान लो ना, मान लो यहाँ पे इस तरह की शेप आ रही, ठीक है। मान लो ये जो आउटपुट पे ना कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड हो गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू देखोगे वो ए टाइम्स इनपुट वोल्टेज के इक्वल नहीं हो, ठीक है, क्योंकि ये जो शेप है ना ये ए टाइम्स इनपुट वोल्टेज प्लस सम कांस्टेंट है, ठीक है। तो आ, तो क्वेश्चन है कि क्या अभी जो आउटपुट आ रहा है, ठीक है, क्या इस आउटपुट को हम एम्पलीफाइड आउटपुट बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि जो इनपुट वोल्टेज सिग्नल में जो इंफॉर्मेशन थी ना वही इंफॉर्मेशन आउटपुट वोल्टेज में अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, बस डिफरेंस ये है कि इसको ये बस थोड़ा शिफ्ट हो गया है। तो अगर ये वोल्टेज सिग्नल शिफ्ट हो गया, इसको वापस हम ये कांस्टेंट वोल्टेज ऐड हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वो तो अपनी मर्जी से कभी भी हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है ना उसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आसानी से, और फाइनल आउटपुट इसका एम्पलीफाइड वर्जन कुछ इस टाइप का ला सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो हमारे पास आउटपुट में ऐसी वैल्यू आ रही है वोल्टेज की जो कि किसी कांस्टेंट से ऐड हो गई है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला जो आउटपुट है ना ये भी एम्पलीफाइड आउटपुट कहलाएगा, और इसके लिए भी एम्पलीफिकेशन फैक्टर सेम होना चाहिए। लेकिन अगर ये फॉर्मूला अभी अप्लाई करोगे वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू और इनपुट वोल्टेज की वैल्यू में, तो ये एम्पलीफिकेशन फैक्टर यहाँ से तुम्हें नहीं निकलेगा। इसीलिए हम एम्पलीफिकेशन फैक्टर कैसे निकालते हैं
कि हम देखते हैं ना कि इनपुट वोल्टेज में क्या चेंज है। मान लो किसी भी इंटरवल में ना, किसी भी इंटरवल में इनपुट वोल्टेज में चेंज देखो और सेम इंटरवल में आउटपुट वोल्टेज में चेंज देखो, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं कि एम्पलीफिकेशन फैक्टर या वोल्टेज गेन, इसको ए जो है ना यहाँ पे वी लगा देते हैं। वी स्टैंड्स फॉर वोल्टेज गेन, ए स्टैंड्स फॉर गेन एंड वी स्टैंड्स फॉर वोल्टेज गेन। तो नॉर्मली तो इसका फॉर्मूला वी और वी आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज होना चाहिए, लेकिन हम लोग ना इसको फॉर्मूला को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं ताकि अगर कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़े। वोल्टेज गेन की वैल्यू आउटपुट इनपुट में चेंज के करस्पॉन्डिंग आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब ये वोल्टेज एम्पलीफायर क्या होता है और वोल्टेज एम्पलीफायर में सिग्नल, इनपुट सिग्नल आउटपुट सिग्नल का क्या रिलेशनशिप है, ये पता चल गया है। तो अब मैं बता रहा हूँ कि हम अपने सिंपल से उस एनपीएन ट्रांजिस्टर को यूज करके एम्पलीफायर डिजाइन कर सकते हैं। तो एम्पलीफायर बनाने के लिए हम सेम एनपीएन ट्रांजिस्टर को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर को किस तरह से यूज कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, ये ठीक है, सेम एनपीएन ट्रांजिस्टर को यूज कर रहे हैं। तो ये कलेक्टर बेस एमिटर, ठीक है, ये याद है, भूले तो नहीं हो। कि यूजुअली मैं एक बार यहाँ पे रिमाइंड कराता, इसको थोड़ा रिवाइज कराता फिर से। मैं यूजुअली रिपीट करता हूँ फिर से। हाँ, अभी तो मैं फिर से मैं बताता कि एम्पलीफायर सॉरी एनपीएन ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन कैसे होता है एक्टिव मोड में, कट ऑफ और सैचुरेशन मोड में। लेकिन अभी हमारे पास टाइम भी नहीं, और ये चीज़ मैं कई बार बता चुका हूँ, ठीक है, तो फिर से बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल एनपीएन ट्रांजिस्टर लेते हैं, ठीक, उसके कलेक्टर वाले टर्मिनल पर, ठीक है, एक रेजिस्टर कनेक्ट करते हैं, उसका नाम रख देते हैं कलेक्टर रेजिस्टेंस। और बेस वाले रेजिस्टर पर, बेस वाले टर्मिनल पर एक रेजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं, उसका नाम है बेस रेजिस्टर, ठीक है। और इसको कॉमन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में बाइसिंग देते हैं, मतलब एमीटर को ग्राउंड कर दिया, या एमीटर के रेस्पेक्ट में बेस और ये जो कलेक्टर के बाद रेजिस्टर के बाद जो ये वाला पॉइंट है ना, इसको हम किसी हाई वोल्ट से वीसीसी की वैल्यू +5, ठीक, उस सर्किट में जिसमें हम लोग मतलब एक्चुअली जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बनाते हैं ना, हमारे पास ऐसे ब्रेड बोर्ड होता है, वे डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हम डिजाइन करें तो उसमें सप्लाई के लिए ना अलग से एक बाइसिंग वोल्टेज होता है। तो 5 वोल्ट पर बाइसिंग लेते हैं, या 12 वोल्ट पर बाइसिंग लेते हैं, ठीक है। तो और उस सर्किट में जहाँ जहाँ पर भी हमें 5 वोल्ट 12 वोल्ट चाहिए, तो वो उस 5 वोल्ट वाली लाइन से हम कलेक्ट करते हैं। एनीवे तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो कलेक्टर के बाद ये वाला जो पॉइंट है, इसको हम वीसीसी बोल रहे हैं। ये वही बाइसिंग वोल्टेज है, ये 5 वोल्ट 12 वोल्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है, ये फिक्स है, ठीक है, ये फिक्स है। और ये एमीटर को ग्राउंड कर दिया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो सिंपल सा तुम्हें ट्रांजिस्टर का सर्किट दिख रहा है, ये और कुछ नहीं है, बिल्कुल ये बिहेव करेगा वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह। अगर हम अपना इनपुट वोल्टेज यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, ये हमारा इनपुट वोल्टेज है, और मैं कह रहा हूँ जैसा इनपुट वोल्टेज होगा ना, बिल्कुल सिमिलर शेप का यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज होगा, बस एम्पलीफाई होके आउटपुट वोल्टेज आएगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे जो वोल्टेज दे दो उसका एम्पलीफाइड वर्जन ये कलेक्टर वाले एंड पर हमें मिलेगा। कैसे मिलेगा तो वो हम पता लगाने जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो एक एक करके ना एक एक करके हम क्या करते हैं कि इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू लिखते हैं और उसका रेशियो लेते हैं। यही तो वोल्टेज गेन होगा, ठीक है। अगर ये एम्पलीफायर है तो इसका कुछ वोल्टेज गेन होगा, फिक्स वोल्टेज गेन होगा,
वोल्टेज गेन कितना होगा, वो आउटपुट और इनपुट के रेशियो के इक्वल होगा। तो आउटपुट और इनपुट की वैल्यू निकालते हैं, निकाल सकते हैं। इनपुट पे जो भी वोल्टेज है उसकी वजह से बेस वाले टर्मिनल पे करंट कितना फ्लो करेगा वो हम पता लगा सकते हैं। यहाँ पे कितना करंट आएगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और जैसे ही एक बार मैं कह रहा हूँ इनपुट वोल्टेज को यूज करके हम बेस करंट निकाल लेंगे, और बेस करंट पता चल गया तो इसका बीटा बीटा टाइम्स कलेक्टर करंट शो करेगा, ठीक है। और कलेक्टर करंट पता चल गया तो आउटपुट वोल्टेज पता चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही करते हैं, बताओ जरा एक एक करके। बेस करंट की वैल्यू कितनी होगी? चलो बेस करंट मान लो, यहाँ पे जो बेस करंट शो कर रहा है वो है IB, ठीक है। और यहाँ पर जो कलेक्टर करंट शो कर रहा है वो है IC, ठीक है। तो जरा मुझे देख करके बताना इनपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, इनपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या लिखूंगा। तो ये बिल्कुल KCL KVL यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। इनपुट वोल्टेज की वैल्यू मैं लिखने जा रहा हूँ, ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ध्यान दो। ये वाला जो पॉइंट है ये 0.7 वोल्ट पर है, इसको हम बोल सकते हैं ये VVE के इक्वल है, जो कि ऑलमोस्ट फिक्स होती है वैल्यू, ठीक है। तो हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे क्योंकि इस पॉइंट का वोल्टेज मुझे पता है ये 0.7 है। अब इस पॉइंट से मतलब बेस वाले टर्मिनल से इनपुट एंड की तरफ हम जाएंगे, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करें, वोल्टेज बढ़ेगा। तो इनपुट पॉइंट के वोल्टेज की वैल्यू होगी VVE प्लस IBRB। चेक करो, ये होगी VVE प्लस IBRB। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? गलत लिखा है मैंने, ठीक है। यहाँ पर अब मुझे, क्योंकि हम यहाँ से जब इनपुट की तरफ जाएंगे ना, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करें। अब उसी तरह से हमें आउटपुट वोल्टेज निकालना है। तो हमें VCC पता है, ये गिवन है, कांस्टेंट है, फिक्स है, इसकी वैल्यू नोन है। तो VCC से ट्रैवल करके ना आउटपुट वाले कलेक्टर वाले टर्मिनल तक पहुंचते हैं, और इस बार हम करंट की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। तो क्या होगा पता है, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू आएगी VCC माइनस माइनस ICRC, ठीक है। तुम बोलोगे आउटपुट वोल्टेज पता चल गया, इनपुट वोल्टेज पता चल गया, दोनों एक दूसरे प्रोपोर्शनल होने चाहिए तभी एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। ऐसा तो बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है, यहाँ देखने से समझ में आ रहा है ये दोनों वैल्यू प्रोपोर्शनल तो दूर दूर तक नहीं दिख रही है। इसमें ऐसे भी कांस्टेंट वैल्यूज एडेड है और इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, प्रोपोर्शनल तो नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें फिर से याद दिलाता हूँ कि एम्पलीफायर का मतलब जरूरी नहीं है कि वोल्टेज और आ, आ, मतलब इनपुट और आउटपुट प्रोपोर्शनल हो, ठीक है। अगर चेंज इन इनपुट और चेंज इन आउटपुट ये भी प्रोपोर्शनल है तब भी ये एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। ये जो एग्जांपल अभी दिया था, ठीक है। एम्पलीफिकेशन के लिए इनपुट जितने अमाउंट से चेंज हो उतने अमाउंट उसी का मल्टीप्लाइड उसी का मल्टीप्लाइड फैक्टर आउटपुट पे चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो VI और VO से इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज से ज्यादा हम इंटरेस्टेड हैं चेंज इन इनपुट वोल्टेज और चेंज इन आउटपुट वोल्टेज। बताओ कितना होगा? चेंज इन इनपुट वोल्टेज की वैल्यू हुई डेल्टा VE चेंज इन, ठीक है, और ये डेल्टा IBRB, ठीक है। ठीक है, हम इनपुट चेंज कर रहे हैं, तो इनपुट चेंज करने की वजह से इनपुट चेंज करने मतलब चेंज इन इनपुट वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी? अभी जो डेल्टा VB है ना ये तो जीरो होगी, क्यों? ये तो फिक्स है, ये 0.7 है, ऑलमोस्ट 0.7। और डेल्टा चेंज इन IBRB, तो इसमें RB तो फिक्स रहेगा। तो ये जो सेकेंड टर्म जो में जो चेंज होगा वो एक्चुअली RB टाइम्स डेल्टा IB के इक्वल होगा। एक्सेप्ट कर रहे हो सब? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोई ऐसी चीज तो नहीं बता रहा हूँ जो बहुत डिफिकल्ट है? बहुत सिंपल सा रिजल्ट है। इसको मैं लिखने जा रहा हूँ RB टाइम्स डेल्टा IB, क्योंकि डेल्टा VB जीरो होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट जीरो। लाइक वाइज आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी?
ठीक है, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी, तो वो डेल्टा वीसीसी प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा आईसीआरसी, तो डेल्टा वीसीसी फिर से 0 होगा क्योंकि वीसीसी तो चेंज होगा नहीं, तो आउटपुट में जो चेंज आएगा वो सेकेंड टर्म की चेंज की वजह से आएगा, और सेकेंड टर्म में भी रेजिस्टेंस तो फिक्स है ना, तो डेल्टा आरसी डेल्टा वी नॉट की वैल्यू होगी माइनस आरसी, ठीक है, टाइम्स डेल्टा आईबी, सॉरी आईसी। ठीक, चाहो तो तुम यहीं पर ना आईसी को तुम लिख सकते थे बीटा टाइम्स आईबी, और यहाँ पे बीटा टाइम्स डेल्टा आईबी लिखते, लेकिन कोई बात नहीं, तुम अब ठीक है इस एम्पलीफायर के लिए, इस एनपीएन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के लिए वोल्टेज गेन की वैल्यू लिख सकते हो, और वो वैल्यू आ रही है, तुम देख सकते हो इनपुट और आउटपुट जो है ना, इनपुट में चेंज और आउटपुट में चेंज बिल्कुल प्रोपोर्शनल आएंगे। ठीक है, ये वैल्यू डेल्टा वी नॉट की वैल्यू आ रही है माइनस आर सी डेल्टा आई सी अपॉन आर बी डेल्टा आई, ठीक है, और डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी की वैल्यू जो होगी, तुम्हें मैं याद दिलाता हूँ, ये जो बीटा है ना वो आई सी अपॉन आई बी के इक्वल होता है, और आई सी अपॉन आई बी का जो रेशियो होगा वही डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी का रेशियो होगा, ठीक है, तो ये वैल्यू होगी माइनस बीटा टाइम्स आर सी अपॉन आर, और यही इस एनपीएन ट्रांजिस्टर का, ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन कहलाएगा। तुम देख सकते हो बीटा की वैल्यू तो ट्रांजिस्टर के लिए कितनी 100 के आसपास होती है, अब तुम्हारे पास आरसी और आरबी है, आरसी और आरबी की वैल्यू खुद से तुम सेलेक्ट करके एम्पलीफायर गेन जितना चाहिए उतना तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर इस एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन पूछा जाएगा तो उसकी वैल्यू तो हम बताएंगे बीटा टाइम्स आर सी अपॉन आर बी, मतलब ये दोनों जो रेजिस्टेंस लगा रहे हो ना, और इसी को हम लोग क्या करते हैं ना, कई जगह तुम्हें बुक में लिखा जाएगा ये जो रेजिस्टर्स है इनकी वैल्यू लिखी रहेगी, कलेक्टर रेजिस्टर को आउटपुट रेजिस्टर भी लिखा रहेगा और इनपुट रेजिस्टर भी, इसको स्मॉल ऐसे भी लिखा जाता है कहीं पर, आउटपुट रेजिस्टर इनपुट रेजिस्टर वो एक ही बात है, क्योंकि आउटपुट टर्मिनल पर जो रेजिस्टर लगा हुआ है उसका नाम हम लोग कई बार आउटपुट रेजिस्टर भी बोल देते हैं, और इनपुट पर जो लगा हुआ है उसको इनपुट रेजिस्टर भी बोल देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो आरसी और आरबी ही है, ठीक है, तो इनका जो भी रेशियो होगा टाइम्स बीटा, यही वोल्टेज गेन इस एम्पलीफायर का होगा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, ये तो वोल्टेज गेन की वैल्यू हो गई, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये जो वोल्टेज गेन आ रहा है हमारे इस एनपीएन ट्रांजिस्टर से बने हुए एम्पलीफायर के लिए, ये नेगेटिव है, वोल्टेज गेन नेगेटिव है, और नेगेटिव होने का मतलब समझ रहे हो, नेगेटिव होने का मतलब है कि मान लो हम इनपुट पे कोई ऐसा सिग्नल डालते हैं, ठीक है, तो आउटपुट पे जो सिग्नल आएगा ना एम्पलीफाइड भी आएगा और इन्वर्टेड भी आएगा, तो आउटपुट पे ऐसा सिग्नल आएगा, ठीक है, मान लो वोल्टेज गेन की वैल्यू -2 आ गई तो डबल होगा, लेकिन इन्वर्टेड भी होगा, इन्वर्टेड होने की वजह से हम बोलते हैं कि ये जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है ये क्या करता है कि आउटपुट को, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देता है इस वोल्टेज गेन से, और साथ साथ सिग्नल को ना हम बोलते हैं, क्योंकि इन्वर्ट हो गया है सिग्नल, ठीक है, इन्वर्ट हो गया, तो हम बोलते हैं ये 180 डिग्री का फेज शिफ्ट भी लाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भूल जाते हो तुम लोग सोचते हो कि आउटपुट पे बिल्कुल सेम शेप आएगी लेकिन पलट करके आएगी, ठीक है, इन्वर्टेड आउटपुट या इसी को बोलते हैं फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री, ठीक है, और ये एम्पलीफायर की तरह तभी काम करेगा जब हमारा
ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में है फॉर ऑब्वियस रीजंस। ठीक है, एक्टिव रीजन में जब होगा तभी हम आईसी की वैल्यू इस तरह से लिख सकते हैं, तभी हम आउटपुट की वैल्यू इस तरह से लिख सकते हैं। अदरवाइज सैचुरेशन रीजन में कलेक्टर टर्मिनल का वोल्टेज फिक्स हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक कुछ पूछना है तो कुछ पूछ लो, ये तुम्हारे एम्पलीफायर के सारे क्वेश्चंस इससे हो जाएंगे। फाइनल कमेंट्स बस मुझे करने हैं, उसमें मुझे ज्यादा से ज्यादा 4-5 मिनट लगेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? तुम्हें ये डेरिवेशन याद नहीं रखना है, डेरिवेशन 2 मिनट का है, लेकिन ये रिजल्ट याद रखना है, रिजल्ट याद ही रहेगा। वोल्टेज गेन की वैल्यू बीटा टाइम्स ये रेजिस्टर्स के रेशियो के इक्वल होती है। ठीक है, अब आगे का जो पॉइंट्स हैं ठीक है, तो हमारे पास कोई इस तरह का मान लो नेटवर्क है। ठीक है, और उस नेटवर्क का मान लो कोई 2 एंड हम यूज कर रहे हैं इनपुट सप्लाई करने के लिए, और 2 एंड अंदर पूरा सर्किटरी है, वो मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, उसको ब्लैक बॉक्स के अंदर ऐसे फिट कर दिया। जैसे ये ब्लैक बॉक्स ना यहाँ पर ऐसा था, ये इसको हम लोग ना इस सबको अंदर रख देते। ठीक है, और ये वाला टर्मिनल एक बाहर निकाल देते, इससे एक वायर बाहर निकाल देते, इधर से एक वायर बाहर निकाल देते, ये आउटपुट कहलाते, ये इनपुट कहलाते। ठीक है, और बाकी सब बॉक्स के अंदर। तो वैसे ये कोई नेटवर्क है, और एक एंड ये जो है इसका इनपुट एंड है, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो इनपुट वोल्टेज कहलाएगा। ठीक, और यहाँ से जो करंट पास करेगा वो इनपुट करंट होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो आउटपुट वोल्टेज होगा, यहाँ पर जो करंट होगा, ठीक है, यहाँ पर जो करंट होगा, ठीक है, वो आउटपुट करंट होगा। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन हम इस नेटवर्क के लिए वोल्टेज गेन डिफाइन करते हैं। ठीक है, वोल्टेज गेन को सिंबॉलिकली, ए का मतलब गेन है, वी स्टैंड्स फॉर वोल्टेज गेन, सिंबॉलिकली लिखते हैं। वोल्टेज गेन को सिंबॉलिकली लिखते हैं, आउटपुट का वोल्टेज क्या है और इनपुट का वोल्टेज क्या है, ये कहलाता है वोल्टेज गेन। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, ये हमारा वोल्टेज गेन है। ठीक है, ये तो तुम्हें पता ही है। इसी तरह हम किसी भी नेटवर्क के लिए करंट गेन भी डिफाइन कर सकते हैं, उसको सिंबॉलिकली AI से लिखेंगे, ये इंडिकेट कर रहा है करंट गेन। करंट गेन का मतलब है कि इनपुट करंट के कंपैरिजन में आउटपुट करंट कितने फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो करंट गेन जो डिफाइन होगा वो आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कहलाएगा करंट गेन। इस नेटवर्क के लिए करंट गेन। दो और क्वांटिटीज हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं किसी भी नेटवर्क के लिए। अच्छा, हमारे पास कोई मान लो एलिमेंट है इस तरह का, इस सेम एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज देखते हैं और सेम एलिमेंट के अक्रॉस अगर करंट देखते हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए वोल्टेज अपॉन मतलब सेम टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज अपॉन करंट का जो रेशियो होता है ये रेजिस्टेंस कहलाता है, ये तो पता है तुम लोगों को। और सेम टर्मिनल्स के अक्रॉस करंट अपॉन वोल्टेज का जो रेशियो है इसका नाम होता है कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का जो इनवर्स होता है उसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस। ठीक है, पढ़ा है तुम लोगों ने, पहले से पता है। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, उसी तरह से जैसे वोल्टेज गेन डिफाइन किया और करंट गेन डिफाइन किया, वैसे दो क्वांटिटीज और हम डिफाइन करते हैं। एक होती है, एक क्वांटिटी कहलाती है ट्रांस रेजिस्टेंस। ट्रांस रेजिस्टेंस, ठीक है, ट्रांस रेजिस्टेंस क्यों नाम रखे हैं बता रहा हूँ। तो हमेशा कोई भी क्वांटिटी हम नेटवर्क के लिए डिफाइन करेंगे ना, तो न्यूमरेटर में आउटपुट ही आएगा, चाहे वोल्टेज हो करंट हो, डिनोमिनेटर में इनपुट ही आएगा, चाहे वोल्टेज या करंट हो। तो वोल्टेज गेन के लिए आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, करंट गेन के लिए आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। ठीक है, ट्रांस रेजिस्टेंस में हम ट्रांस रेजिस्टेंस में तुम्हें रेजिस्टेंस का मतलब पता है, वोल्टेज अपॉन करंट होता है। तो ट्रांस रेजिस्टेंस में हम न्यूमरेटर में तो
वोल्टेज रखेंगे, डिनोमिनेटर में करंट रखेंगे, लेकिन वोल्टेज किसका? न्यूमरेटर में हमेशा आउटपुट होगा, तो आउटपुट पे का वोल्टेज देखेंगे और इनपुट पे करंट देखेंगे। ठीक है, तो ये कहलाता है अ, ये कहलाता है ट्रांस रेजिस्टेंस ऑफ आवर नेटवर्क। ठीक है, ये कहलाता है ट्रांस रेजिस्टेंस। आउटपुट वोल्टेज और इनपुट करंट देखेंगे, तो ये ट्रांस सेम टर्मिनल्स पे वोल्टेज और करंट नहीं देखने, इसलिए इसको ट्रांस यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो ट्रांस रेजिस्टेंस आउटपुट एंड पर वोल्टेज क्या आ रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग इनपुट पे करंट क्या है, ये नेटवर्क का ट्रांस रेजिस्टेंस कहलाता है। और इसी तरह से ट्रांस कंडक्टेंस क्या होगा? ट्रांस कंडक्टेंस बताओ। करंट अपॉन वोल्टेज, तो आउटपुट का करंट देखो, इनपुट का वोल्टेज देखो, ये ट्रांस कंडक्टेंस कहलाता है। ठीक है, ऑब्वियसली ठीक है, ऑब्वियसली ये सारी जो डेफिनेशंस मैंने बताई ये प्रॉपर डेफिनेशन है, लेकिन ट्रू सेंस में या ब्रॉड सेंस में वोल्टेज गेन वी नॉट अपॉन वी आई नहीं, डेल्टा वी नॉट अपॉन वी आई होगा। ठीक है, और उसी तरह ये करंट गेन का मतलब है चेंज इन इनपुट करंट अपॉन, मतलब ये जो रेशियो लिखे हैं ना वोल्टेज और करंट्स के लिए, ये चेंज इन वोल्टेज और करंट्स के रेशियो के टर्म्स में भी इसी तरह से डिफाइन है। ठीक है, अब हम अपना ओरिजिनल ये एम्पलीफायर सर्किट देखते हैं, और इस एम्पलीफायर सर्किट के लिए हमने वोल्टेज गेन तो कैलकुलेट किया। अगर यहीं पर तुम्हें मान लो तुम्हें यहीं पर पूछा जाता है कि ये बताओ कि अगर हम आउटपुट पे करंट देखें, इनपुट पे करंट देखें, ठीक है, हम देखना चाहते हैं कि आउटपुट करंट और इनपुट करंट का रेशियो क्या है। ठीक है, हमें इस सर्किट के लिए करंट गेन पूछा जा रहा है। काम की चीज मैंने कॉपी कर ली है। ठीक है, हमें अच्छा, आउटपुट वोल्टेज तो हमने कैलकुलेट कर लिया, इनपुट वोल्टेज कैलकुलेट किया है। अगर पूछा जाएगा कि इनपुट करंट क्या होगा, तो वो तो डेल्टा आई भी है ना, मतलब इनपुट करंट तो आई भी है, और आउटपुट करंट आई सी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाएगा कि सारी चीजें लिख देता हूँ, तुम लोगों को खुद ये बताना चाहिए। ये वैल्यू लिखेंगे डेल्टा वी नॉट अपॉन डेल्टा वी आई, और इसकी वैल्यू आ रही है बीटा टाइम्स, और माइनस आ रही है आर सी अपॉन आर बी। ठीक है, अब इसी तरह से मुझे बताओ कि अगर करंट गेन पूछा जाता, तो करंट गेन का मतलब क्या होता है पता है? डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। गलत कह रहा हूँ? और ये तो बीटा ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो बीटा मैं तुम्हें स्टार्टिंग में कह रहा था, ये बीटा एक्चुअली ट्रांजिस्टर का करंट गेन कहलाता है। वो इसलिए कहलाता है क्योंकि किसी भी नेटवर्क के लिए करंट गेन का मतलब यही होता है कि इनपुट के कंपैरिजन में आउटपुट पे करंट कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर और कुछ नहीं, सिंपल एम्पलीफायर है। इनपुट पे जो भी करंट देगा उसका कुछ फैक्टर मल्टीप्लाई होकर के आउटपुट पे पहुंचेगा। ठीक है, तो इसके लिए करंट गेन की वैल्यू बीटा के इक्वल होती है। ठीक है, बीटा इसका करंट गेन कहलाता है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ मुझे बता दो कि ट्रांस रेजिस्टेंस क्या होगा और ट्रांस कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो ट्रांस रेजिस्टेंस का मतलब आउटपुट पे वोल्टेज देखना है, इनपुट पे करंट देखना है। तो डेल्टा वी नॉट अपॉन डेल्टा इनपुट करंट का मतलब आई वो। ठीक है, और डेल्टा वी नॉट की वैल्यू हमें यहाँ पे पता है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे माइनस आर सी। ये दोनों रिजल्ट्स तुम्हें याद रखने, और इन्हीं दोनों रिजल्ट्स को यूज करके मैं सजेस्ट करूंगा कि इनमें से कोई भी क्वांटिटी पूछी जाए तो तुम कैलकुलेट करोगे। ठीक है, माइनस आर सी डेल्टा आई सी, थोड़ी थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन ये सब बहुत आसान है, इससे तुम हमेशा मतलब स्कोर कर लोगे। ये वैल्यू आ रही है माइनस बीटा आर सी। ट्रांस रेजिस्टेंस की वैल्यू है माइनस बीटा टाइम्स आर सी। ठीक है, और ट्रांस कंडक्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, खुद से कैलकुलेट करो जरा। ट्रांस कंडक्टेंस ये वैल्यू होगी, आउटपुट पे हमें करंट देखना है, और आउटपुट करंट इनपुट वोल्टेज डेल्टा वी आई। ठीक है, डेल्टा आई सी
अपॉन वी आई की वैल्यू कितनी है, आर बी प्लस आर बी डेल्टा आई। तो ये वैल्यू आ रही है कुछ बीटा अपॉन आर। ठीक है, तो अगर ये सारे रिजल्ट्स भी तुम्हें शायद क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, इनमें से कोई वैल्यू पूछी जाए, ठीक है, तो ये भी तुम बता सकते हो अगर तुम्हें ये रिजल्ट्स याद है। और ये रिजल्ट्स याद रखना मुश्किल है क्या? रेजिस्टेंस टाइम वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज क्या होगा, इनपुट रेजिस्टेंस टाइम्स बेस करंट, और आउटपुट आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस टाइम्स कलेक्टर करंट। ठीक, ऑब्वियसली चेंज इन वोल्टेज की बात और चेंज इन करंट की बात कर रहा हूँ। ठीक, अब तुम इसके सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेना ट्रांजिस्टर के, होपफुली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इतनी थोड़ी सी, इसमें और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक दो पॉइंट्स और मैं बता देता हूँ वोल्टेज एम्पलीफायर से रिलेटेड। ये जो वोल्टेज एम्पलीफायर है, ये पता नहीं तुम्हारे शायद मॉड्यूल में दिया है कि नहीं। पिछली बार जब मैं था वहाँ पे तो मैंने देखा था वो ऐड किया गया है। ये तो सिंपल नॉर्मल, ये जो एम्पलीफायर है ना, ये ओपन लूप एम्पलीफायर कहलाता है। इसी तरह का हमारे पास क्लोज्ड लूप फीडबैक एम्पलीफायर भी होता है। तो बहुत सारे कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में, जो कि आउटपुट के अकॉर्डिंग इनपुट को कैलिब्रेट करते हैं। जैसे एसी है, ठीक है, एसी का जो इंटरनल सर्किट है, ठीक, उसमें सेंसर लगा होता है, ठीक है। तो आउटपुट का मतलब मान लो कि, ठीक है, कंप्रेसर कितना फास्ट चल रहा है, ठीक, कूलिंग कितनी फास्ट हो रही है, ठीक है, ये मोटर कितना फास्ट चल रहा है। तो आउटपुट का टेम्परेचर, सॉरी, सेंसर लगा रहता है, तो सेंसर क्या करता है ना, सराउंडिंग का टेम्परेचर देखता है कि सराउंडिंग टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वो इनपुट पे सिग्नल भेजता है, और वो इनपुट इनपुट पे ही सिग्नल जाता है कि हमें क्या करना है कि मोटर स्पीड बढ़ानी है, ठीक है, तो और तेजी से कूलिंग होती है, ठीक, और टेम्परेचर जब कम हो जाता है तो सेंसर बताता है कि कूलिंग जो है हो गई है, अब मोटर की स्पीड कम करनी है, ठीक है। तो कई बार जो है ना, हमें फीडबैक मैकेनिज्म यूज करना पड़ता है बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में, और इसकी पूरी ये कंट्रोल सिस्टम करके ये पूरा एक सब्जेक्ट ही है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का। तो वो उतना तुम्हें डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन उसमें उसमें ये फीडबैक मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है। तो ये जो एम्पलीफायर है, ये ओपन लूप एम्पलीफायर कहलाता है। ओपन लूप एम्पलीफायर का मतलब है कि तुम कुछ भी इनपुट यहाँ पर सप्लाई करोगे तो एम्पलीफाई होकर के डायरेक्टली आउटपुट पर पहुंच जाएगा। इसको कोई मतलब नहीं है कि आउटपुट से आउटपुट का कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है इसकी वजह से, मतलब ये आउटपुट हमें चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है, ये आउटपुट जिस वजह से, मतलब जिसके लिए हम क्रिएट कर रहे हैं, वो नीड हमारी कंप्लीट हो गई है या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। जब भी ये एम्पलीफायर लगेगा तो आउटपुट उतना आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह का फीडबैक एम्पलीफायर होता है। तो फीडबैक एम्पलीफायर का सिंबल क्या होता है, और फीडबैक एम्पलीफायर की वजह से, ठीक है, पहले दोनों एम्पलीफायर्स में यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ये नॉर्मल ओपन लूप एम्पलीफायर है, और ये ए जो है ना, ये हमेशा ओपन लूप एम्पलीफायर गेन कहलाता है। ए है ओपन लूप एम्पलीफायर गेन, मतलब इस एम्पलीफायर के अंदर जो भी वोल्टेज आएगा वो ए टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के दूसरी साइड जाएगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि यहाँ पे मान लो इनपुट वोल्टेज कुछ वी आई है, तो आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो ए टाइम्स वी आई के इक्वल होगा, ठीक, ये कहलाता है ओपन लूप वोल्टेज एम्पलीफायर। फीडबैक एम्पलीफायर क्या होता है, तो ये जो ओपन लूप एम्पलीफायर है ना, इसी में हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं, कि ये जो आउटपुट है ना, आउटपुट जो है, आउटपुट का कुछ पार्ट, आउटपुट का कुछ पार्ट हम यूज करते हैं, ठीक है, आउटपुट का कुछ पार्ट दोबारा हम इनपुट पे सेंड कर देते हैं, ठीक है। तो ठीक है, मान लो ये नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर है। अगर ये नेगेटिव फीडबैक का मतलब होता है आउटपुट अगर ज्यादा होगा
तो वो इनपुट को डिक्रीज करेगा, आउटपुट कम होगा तो इनपुट को इंक्रीज करेगा। ये नेगेटिव फीडबैक लूप होता है। तो ये सब फीडबैक मैकेनिज्म तो तुम लोग बायोलॉजिकल सिस्टम्स में बहुत ज्यादा पढ़ते ही हो। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब आउटपुट ज्यादा होगा तो वो इनपुट को और बढ़ाएगा, ये पॉजिटिव फीडबैक होता है। तो नेगेटिव फीडबैक के लिए जो फीडबैक फैक्टर, ये के फीडबैक फैक्टर कहलाता है, वो नेगेटिव होता है। अब तुम देख सकते हो कि इनपुट अगर मान लो हम VI प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो जो भी आउटपुट आएगा ना, वो आउटपुट ऐसा होना चाहिए कि उसका कुछ पार्ट मिल करके एक्चुअली एम्पलीफायर के इनपुट एंड पर पहुंच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिग्नल आ रहा है ना, वो एक्चुअली VI नहीं है, वो VI माइनस के टाइम्स V0 है। ठीक है, तो यहाँ से ये माइनस के V0 आया, ठीक है, और यहाँ से VI गया, ये दोनों मिल करके ना, यहाँ से मिल करके इनपुट पर पहुंच रही है। VI माइनस के V0 है और ये A टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के आउटपुट पे जा रहा है। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा कि इस एम्पलीफायर की वजह से अगर यहाँ पे एक्चुअल गेन निकालना है, ये तो ओपन लूप गेन है, यहाँ पे एक्चुअली मतलब V0 और VI में क्या रिलेशनशिप है, वो यहाँ पर V0 की वैल्यू डायरेक्टली A टाइम्स V0 VI के इक्वल नहीं है। क्या है तो पता लगाता हूँ। यहाँ पे हम बोलेंगे V0 की जो वैल्यू, यहाँ पर जो आउटपुट आ रहा है वो A टाइम्स क्या VI माइनस के V0 के इक्वल है। तो इसको लिखेंगे V0 प्लस के टाइम्स V0, ये A टाइम्स VI के इक्वल है। ठीक है, तो ये क्या होगा, V0 कॉमन लोगे, 1 प्लस के हो गया, ये उधर चला जाएगा, तो V0 अपॉन VI की वैल्यू होगी, इसको चेक करो, A अपॉन 1 प्लस के। ठीक है, तो ये वोल्टेज गेन की वैल्यू होगी, क्लोज्ड लूप वोल्टेज गेन, इसकी वैल्यू होगी, A नहीं होगी, A अपॉन 1 प्लस के की, ये एक्चुअल गेन होगी। ठीक है, ये भी छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है कि एम्पलीफायर, हालांकि ये तुम्हारे कोर्स का पार्ट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सुपरफिशियल नॉलेज ही है एक तरह से। इतनी सी नॉलेज देने का क्या फायदा अगर तुम इसी फील्ड को परस्यू नहीं कर रहे हो तो। ठीक, एम्पलीफायर तक ठीक है, एम्पलीफायर तक तो लेकिन क्लोज लूप एम्पलीफायर फीडबैक मैकेनिज्म, ये मुझे लगता है थोड़ा अननेसेसरी है। हालांकि तुम्हारे बायोलॉजिकल सिस्टम में तो इसका बहुत एप्लीकेशन होता है, लेकिन वो अभी बताने की जरूरत नहीं थी यहाँ पर। ठीक है, अच्छा इसमें मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं किया? हाँ, मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे ए मैं मिस कर गया। यहाँ पे तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं हो, यहाँ पे ए भी आएगा ना, ये ए टाइम्स के, तो ये के ए के इक्वल होगा, इसको चेक कर लो। ठीक है, ये के ए। और इसी तरह से पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर भी होता है। तो पॉजिटिव फीडबैक लूप के लिए वो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, वो तुम्हारे लिए असाइनमेंट है, तुम लोग उसको खुद से ट्राई कर लेना। ठीक, अगर ये पॉजिटिव यहाँ पर होता है ना, तो गेन की वैल्यू कितनी आती है पता है, A अपॉन 1 माइनस के, ये वोल्टेज गेन आता है क्लोज लूप। ठीक, इसको तुम लोग चेक कर सकते हो, सारी चीजें सेम रहेंगी, बस यहाँ पर जो माइनस है ना, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और इसमें तो कुछ नहीं रह गया, एम्पलीफायर मैंने समझा दिया है। इसके एक सर्किट का भी मैंने एग्जाम्पल ले लिया था, तो इसका सर्किट भी कोई आएगा तो तुम लोग घबराओगे नहीं। वैसे वो तुम्हारे कोर्स में नहीं आएगा, लेकिन सर्किट कैसे सॉल्व करते हैं तुम्हें पता है। सर्किट सॉल्विंग इसलिए मैं बताया हूँ क्योंकि अगर सर्किट सॉल्विंग, ट्रांजिस्टर सर्किट सॉल्विंग को देख करके ना, ये एम्पलीफायर में हम ट्रांजिस्टर को किस तरह से यूज कर रहे हैं और एम्पलीफायर में आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज कैसे आ रहा है, ठीक है, ये तभी तुम समझ पाओगे जब ये कैसे सॉल्व किया है, तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया होगा। इसीलिए फैमिलियरिटी के लिए मैंने वो एक सर्किट ले लिया था। और इसमें क्या बताना है, ट्रांजिस्टर में मैंने, अच्छा हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट बताना था कि ये जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ किया है, तुम्हें क्वेश्चन में, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार आता था पहले। ठीक है, मुझे ये फिगर अपने टाइम से ही याद है कि इसमें क्वेश्चन में पूछा रहता था कि ये बताओ कि बीटा की वैल्यू क्या हो। तो मैं सोच रहा था बीटा का मतलब होता है कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट। ठीक है, तो किसी भी एक
ग्राफ को देख लेते हैं, यहाँ पे बेस करंट 100 माइक्रो एम्पेयर है और उसके करस्पॉन्डिंग कलेक्टर करंट 10 मिली एम्पेयर है, तो इनका रेशियो लेकर के बीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। हाँ, ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बीटा, ठीक है, बीटा हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ज्यादा रिलायबिलिटी के लिए, डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आई, ठीक है, मतलब दो अलग अलग ग्राफ्स यूज करते हैं। यहाँ पे आईबी की वैल्यू पता है, आईसी की वैल्यू पता है, किसी और ग्राफ के लिए आईबी की वैल्यू पता है, आईसी की। हम देखते हैं कि आईबी को चेंज करने की वजह से आईसी में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है, वो वैल्यू सेम ही आनी चाहिए, ठीक, ऑलमोस्ट वो सेम एक्चुअली होती भी है, लेकिन बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है, और वो सब हमारा कंसर्न नहीं है। और ये जो इस तरह से निकालते हैं ना बीटा की वैल्यू, ये एक्चुअली कहलाता है बीटा एसी, ठीक है, अब ये बस नाम रखा गया है, ठीक है। बीटा एसी का मतलब है डेल्टा एसी अपॉन डेल्टा एबी। तो तुम क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक ना डेल्टा एसी देखोगे और इन दोनों में डेल्टा एबी देखो, इनका रेशियो लोगे, ठीक है। तो यही हमारे ट्रांजिस्टर के लिए बीटा एसी की वैल्यू है, ठीक है। पहली क्लास में मुझे दो चीजें बतानी चाहिए थी। एक तो ये बताना चाहिए था तुम्हें कि हाँ, मोबिलिटी, ठीक है, हमारे सेमीकंडक्टर के अंदर अब चार्जेस का जो माइग्रेशन है, ये लास्ट पॉइंट है, लास्ट दो पॉइंट है, बहुत छोटे छोटे, एक एक मिनट के। चार्जेस का जो माइग्रेशन है इलेक्ट्रॉन होल्स दोनों की वजह से होता है, ठीक है। तुम्हें याद होगा कि ये जो ड्रिफ्ट करंट कंडक्टर्स के लिए हमने ड्राइव किया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है, तुम्हें याद है यानी अपॉन एम ई, ये होता है एक्सेलरेशन, और ये टाइम हाफ, ठीक है, हाफ होता है नहीं होता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू ये आती थी, ठीक है। तो यहाँ पे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है किसी भी, ठीक है, किसी भी चार्ज कैरियर की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है जैसे इलेक्ट्रॉन की, वो हमेशा प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि तुमने कुछ कहा क्या, अच्छा ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू जो होगी किसी भी चार्ज कैरियर के लिए, क्योंकि ये बाकी सारे जो फैक्टर्स है ना, वो तो वो तो मटेरियल पर डिपेंडेंट है, लेकिन एक्सटर्नली ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। तो हम बोलते हैं किसी भी चार्ज कैरियर की जो वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्योंकि प्रोपोर्शनल है, तो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, इसको बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको इसका नाम रख देते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये रिप्रेजेंट करता है किसी तरह से कि मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितनी आसानी से मूव कर पा रहा है, ठीक है। ये मोबिलिटी टर्म मैंने पहले यूज नहीं किया है, और मैं यहीं पर मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू यही वाली वैल्यू पहले यूज करता था, और इसी की बेसिस पे मैं करंट डेंसिटी निकालता था। करंट डेंसिटी की वैल्यू आती है एन ई ए वी डी, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता था कि करंट डेंसिटी की वैल्यू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम ए, ये सिग्मा हो जाता था टाइम्स इलेक्ट्रिक, यही तो पूरी स्टोरी थी ना। ये माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ कहलाता था, ठीक है, ये तुम्हें याद होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि करंट डेंसिटी की जो वैल्यू है वो एन ई ए वी डी का मतलब है मोबिलिटी भी इसमें लिखना पड़ेगा। ये नंबर ऑफ मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, अच्छा नहीं नहीं, ये करंट की वैल्यू होती थी, करंट डेंसिटी की वैल्यू होगी एन ई वी डी, ठीक है। या करंट की वैल्यू, चलो करंट डेंसिटी की वैल्यू हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो मोबिलिटी की ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू अगर हम मोबिलिटी के टर्म्स में लिखेंगे, तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है जो कि एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम ई टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता था, वो वैल्यू एक्चुअली एन ई म्यू ई के इक्वल होगा, ठीक है, टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये करंट डेंसिटी की वैल्यू होती है, और ये जो टर्म है ना, यही एक्चुअली बाद में एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम ई के इक्वल आ जाता है, ठीक है।
ठीक है, तो यहाँ पे हम करंट डेंसिटी को इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं। नंबर डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा मोबाइल होगा मटेरियल के अंदर मूव करने को, उतना ज्यादा करंट डेंसिटी होगी। अब क्वेश्चन है कि इसमें होल्स भी हैं, होल्स भी करंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो होल्स के लिए भी बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे होल्स की भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लिखेंगे। होल्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी म्यू एच टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और होल्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, होल्स की मोबिलिटी वो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी के इक्वल नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी से कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्री है और होल्स का जो मूवमेंट होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। होल्स भी मूव करेंगे लेकिन उतनी आसानी से नहीं जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, तो इन दोनों की मोबिलिटी अलग अलग होती है। ठीक है, और करंट जो फ्लो करेगा वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं, होल्स की वजह से होगा। तो सेमीकंडक्टर में अगर हमें कंप्लीट करंट डेंसिटी की वैल्यू लिखनी पड़ती है तो वो हम लिखते हैं एन ई, इलेक्ट्रॉन के लिए पहले लिखते हैं इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट डेंसिटी होगी टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, और होल्स की वजह से जो वो होल्स की नंबर डेंसिटी। अब इसको एक काम करते हैं, ये एन ई लिख देते हैं। ठीक है, होल्स के लिए हमें लिखना पड़ेगा, होल्स के लिए लिखना पड़ेगा नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। ठीक है, होल्स के लिए चार्ज तो ई रहेगा टाइम्स मोबिलिटी ऑफ होल्स टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो करंट डेंसिटी का जो कंप्लीट एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, वो एन ई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, टाइम्स मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल डेंसिटी टाइम्स मोबिलिटी ऑफ होल्स टाइम्स ई ई के इक्वल होगा। ठीक है, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन है करंट डेंसिटी का। किसके लिए? सेमीकंडक्टर्स के लिए। ये मैं बताना भूल गया था, मतलब मुझे याद था लेकिन मैं बीच में इसको इंक्लूड नहीं कर पाया। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इसको तुम डायरेक्टली यूज करके सॉल्व कर सकते हो। और फाइनली ये पॉइंट की ये मैं समझा कि बताना जरूरी नहीं है, लेकिन तुम लोगों को प्रॉब्लम ना हो तो ये तुम्हारा ग्रुप 13 एलिमेंट है। ठीक है, ये ग्रुप 14 है और ये ग्रुप 16 है। इनके एलिमेंट्स तुम्हें थोड़े बहुत याद होंगे, वैसे तो तुम्हें पूरा पीरियोडिक टेबल ही याद होगा। ठीक, मुझे कभी याद नहीं हुआ, मैं कभी याद नहीं करता था उसको। थोड़े बहुत ऐसे जो याद होते थे, लेकिन निमोनिक्स बना करके उसको रटना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, तो इसीलिए केमिस्ट्री, ठीक है, मेरे लिए डिफिकल्ट रही हमेशा। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फिर भी ठीक था, इनऑर्गेनिक सबसे ज्यादा। तो ये बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये तो तुम्हें याद होगा। तो ये जो सिलिकॉन, ये 14 वाले एलिमेंट्स हैं, ये 14 है। ठीक है, तो कार्बन के बाद सिलिकॉन आता है, इसके बाद जर्मेनियम आता है। ठीक है, और ये सब जो है ना ये ठीक है, इसके बाद लेड भी इसी ग्रुप का है क्या? और ग्रुप 13 में कौन कौन से आते हैं बताओगे जरा? बोरॉन के बाद आता है एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडिल। ठीक है, इसके बाद टेल्यूरियम आता है, लेकिन ये हमारा कंसर्न नहीं है। और इसी तरह से नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमन। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स में हम इन दोनों को ही मेनली यूज करते हैं, बाकी बहुत ही रेयरली यूज करते हैं। हम सिर्फ सिलिकॉन और जर्मेनियम को यूज करते हैं, ये तो हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा। और डोपिंग के लिए या फिर कंपाउंड सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, ठीक है, हम किनको किनको यूज करते हैं? ठीक है, एल्यूमिनियम को यूज करते हैं। ठीक है, बोरोन भी शायद कहीं पर हो सकता है, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बोरॉन भी हो सकता है। ठीक है, यूज हो सकता है। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडिलियम, ये चारों यूज होते हैं। ठीक है, इनको यूज करके हम पी टाइप डोपिंग, ये क्वेश्चन पूछा जाता है पी टाइप डोपिंग के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स यूज करते हैं, और एन टाइप के लिए कौन कौन से। तो एन टाइप में ये तीनों यूज होते हैं। ठीक है, बाकी सब नहीं यूज होते। ठीक है, तुम बोलोगे कि ये भी ग्रुप 15 है, ये भी ग्रुप, ये तो और भी फैक्टर्स होते हैं, साइज होता है, उन मटेरियल का जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, और उसका जो ऑपरेशन है कितना स्मूथ होगा, हमारे लिए कितना फिजिबल होगा। ये सिर्फ ग्रुप 15 है, होल्स बनाएगा तो इसके लिए हम यूज कर लेंगे, ऐसा नहीं। तो ये एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों एलिमेंट्स जो है वो एन टाइप में
एन टाइप के लिए, और ये चारों एलिमेंट जो है पी टाइप के लिए। ठीक है, बस ये बहुत ज़्यादा टाइम